प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 878वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 184वीं शाम। और साक्षात्कार के 54वें क्रम में, नहीं 55वें क्रम में हम आज सुनने वाले हैं ख्याति प्राप्त कलाकार आदरणीय गोपाल चंद्र गौड़ जी को आज हम सुनेंगे। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए इस पटल पर उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय श्री गोपाल चंद्र गौड़ जी, जिनकी पूज्य माताजी का नाम श्रीमती मोहनी देवी गौड़ जी हैं और पूज्य पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री आनंद देव गौड़ जी, जिनका जन्म नौगांव पट्टी तल्ला गेवाड़ जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनकी जन्म तिथि है 1 दिसंबर 1968। आप 3 भाई हैं और ये सबसे छोटे भाई हैं और इन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ जीवन के अनुभव प्राप्त कर लिए थे। अभी हाल में ये निवास करते हैं। इनका निवास स्थान है 216 बी पॉकेट 1 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 1982 में इन्होंने एक बिजली की दुकान खोली थी मयूर विहार में और बहुत अच्छी दुकान चल रही थी। लेकिन बाद में संयोगवश इन्होंने उस दुकान को बेच करके अपना काम फिल्म जगत में ढूंढा और उस वक्त मेहनत करने से इन्हें फायदा ये मिला कि ये जाने पहचानी हस्ती बन गए और टेलीविजन के सीरियलों में टेक्नीशियन का काम करने लगे। इस दौरान इनकी मुलाकात होती है डैनी साहब से और 1991 में उन्हीं के स्टूडियो में इन्होंने मैनेजर के पद पर कार्य किया। समय अच्छा था और क्योंकि मेहनत करने वालों को तो हर कोई पूछता है और अपनी समझदारी से और अपने अच्छे काम के कारण ये आगे बढ़ते चले गए। ये 10वीं क्लास के बाद ही काम करने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन जब ये फिल्म जगत में गए और लोगों से मिले तो इन्हें एहसास हुआ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इन्होंने इलाहाबाद से हिंदी विशारद किया। डिग्री की एक अलग ही मान्यता होती है और डिग्री का इन्हें फ़ायदा भी हुआ, इसलिए पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। एक समय था जब डैनी और फरीदा जलाल टीनू आनंद कलाकारों का धारावाहिक अजनबी काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसमें इन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया। यह कम से कम 7 साल तक चला और दूरदर्शन का यह सीरियल चैनल 1 पर आता था और सबसे मशहूर सीरियलों में से एक था। समय के साथ साथ प्रगति होती गई। काफी फिल्मों में काम किया। चुनिंदा फिल्मों में ताल, बंधन, आप लौट चलें, हिमालय पुत्र और केतन साहब का एक सीरियल, इनकी फिल्मों में चुनिंदा फिल्मों में है ताल, बंधन, आप लौट चलें, हिमालय पुत्र और केतन साहब का एक सीरियल प्राइम मिनिस्टर सबसे अच्छे सीरियल और फिल्मों में चल रहे थे। 2001 तक इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके उपरांत किसी कारणवश ये फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया और उसके बाद समय आता है समाचार और चैनलों का। 2001 से 2006 तक इन्होंने आज तक चैनल ज्वाइन किया और 2006 से 2018 तक टाइम नाउ टेलीविज़न चैनल में इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और अच्छी पदोन्नति प्राप्त की और ये टेक्नीशियन पोस्ट पर स्टोर मैनेजर का काम संभालने लगे। टाइम्स नाउ में काम करते करते इन्हें 12 साल हो गए और अचानक नोटबंदी के कारण चैनलों को काफ़ी नुकसान हुआ और इनके साथ जुड़े हुए 156 लोगों की जॉब चली गई। और यह एक ऐसा समय था जब कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बचपन से ही
संगीत में रुचि रखते थे और गीतों की रचना करते थे, और उसी ने इन्हें एक नया सहारा दिया और उन्होंने नए गीतों की रचना की और पुराने शौक को फिर से तरोताज़ा किया। 1986 में बना हुआ इनका कैसेट जून जैसी मुखड़ी काफ़ी प्रचलित हुई थी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर ज्वाला प्रसाद जी के डायरेक्शन में बनाई गई थी। 1986 में ही दूसरा कैसे गीत माला भाग 3 भी काफ़ी प्रचलित हुआ, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर वेद सेठ जी थे। और इनकी कैसेट के प्रमुख गीतों में सबसे प्रसिद्ध गीत जैसे इनके मुखड़ी छो जून जैसी लटी काई काई हिरनी सी आंखी तेरी कैले बढ़ाई जैसे गीत, और मेरे पहाड़ों की मातृभूमि पहाड़ों की भूमि में प्राण सो मेरो, गाढ़ गधारियों ढाई डूंगर मेरे पहाड़ों की मातृभूमि जैसे गीत थे। और जा चली जा अपन स्वराज, इस प्रकार के गीत। दीदे तू दीदे दीदे तू दीदे ढेपुआ नीच है मकनी ढेपुआ दीदे, इस प्रकार के गीत थे। और मेरी पहाड़ी की मातृभूमि, बहुत सुंदर गीतों का प्रचलन था। और यह 16 गीतों की इनकी 2 कैसेट थी, उस वक्त बनी थी जब 26 साल के बाद फिर इन गीतों को बनाने का मन इनका हुआ। अब फिर पांडवास टीम के द्वारा इनके गीतों का फिल्मांकन किया जाएगा, ऐसी आशा है। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि इन्हें शौक है तमिल, बंगाली, कुमाऊनी, गढ़वाली और पंजाबी गीतों को गाने का, और किसी भी लैंग्वेज में गीत गाने का इनको कोई गुरेज नहीं है, और ये सभी भाषाओं का सम्मान करने वाले हैं। ऐसी विभूति को मैं प्रणाम करते हुए इस पटल पर आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे बीच उन्होंने महत्वपूर्ण अपने समय से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय श्री गोपाल चंद्र गौड़ जी को मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूँ। दिल्ली से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से जुड़े हैं, चंपावत से हैं। और दिल्ली से जुड़ गए हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और राजू पांडे जी जुड़े हैं दिल्ली से। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और लोग भी इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मान के साथ आदरणीय गोपाल चंद्र गौड़ जी। बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। प्रणाम 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 प्रणाम। बहुत ही विस्तार में आपने बता दिया, और बाकी कुछ बताने को तो रहा नहीं, लेकिन जीवन धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, ये एक बहुत बड़ी क्षमता इंसान के अंदर होती है, जिसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में आदमी सोचता है कि मैं सिर्फ यहाँ तक चलूंगा, लेकिन वो रास्ता धीरे 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 ऐसी जगह पहुंचाता है जहाँ कोई सोचता भी नहीं है। तो जब मैं छोटा था, जब मैं मेरे ख्याल से 6ठी क्लास में था, तो पिताजी हमारे जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सर्विस करते थे, 76 में हमारे मकान तोड़ दिए गए, जो कि 1500 वर्ग मीटर में था हमारा मकान। तो मकान तोड़ के हमें 25 गज दे दिया गया श्री संजय जी द्वारा। गांधी परिवार के एक महान व्यक्ति थे संजय गांधी, उन्होंने हमें 25 गज का मकान दे दिया। उसके अंदर हमारी बड़ी बहुत दुर्दशा हुई। उस टाइम ठंड हुआ करती थी बहुत ज्यादा, तो ठंड में ठिठुरते हुए हम लोग अपने 1500 वर्ग मीटर के घर को छोड़कर 25 गज के लिए सामान हमर सब इथापना है गुची, है ना, और बुरी हालत में रहे। मतलब कहने का ये कि उस प्रति याद आती है तो बुरा लगता है। तो इंसान इतना जब सोचता है कि भाई धीरे धीरे आदमी क्या करे, तो उस वक्त हम लोग रसबंद फैन बेचते थे, यानी मैं साइकिल पर रखकर रसबंद फैन बेचता था। तो ऐसे वक्त पे उस वक्त क्या होता था, जैसे किसी को टीबी हो गई या किसी को कोई बुजुर्ग बहुत बीमार है, तो हम तो छोटे थे, नादान थे, हम तो रस ले लो, बंद ले लो, फैन ले लो बोलते हुए निकलते थे साइकिल में। तो उन लोगों के पास वो परिवार वाले नहीं जाना चाहते थे, हमें बोल देते थे कि भाई बेटे तुम वो रस बाहर बुढ़िया अम्मा बैठी है ना, उनको दे दो।
या वो बुढ़ा आदमी जो खांस रहा है उनको दे दो, तो हम उनको खिला के आ जाते थे, चाय भी उनके यहाँ से उठा के उनको खिलाते थे। तो जीवन में ऐसा क्षण देखा कि दुख में सब छोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा क्षण होता था जो हमें आज तक याद है कि हमने उन लोगों को देखा जिनका सब कुछ था, और उस उम्र में देखा जब बच्चे खेलते थे, है ना। तो मन बहुत बुरी हालत में रहता था कि यार क्या करते हैं लोग। हालांकि हमें नहीं पता था कि वो क्यों बाहर उनको छोड़ देते हैं, वो हमें अब याद आता है। अब हमें लगता है कि यार उसको टीवी हो गई थी इसलिए उसको बाहर रखा था, और उसको कोई और बीमारी थी इसलिए उन्हें बाहर रख दिया था। टाट लगा के अपनी माँ को बाहर रख देते थे। तो ऐसे जीवन में हमने धीरे 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 82 में हमारे को डीडीए से ये मकान मिला। हमारे पिताजी आनंद देव गौड़ जी एचकेएल भगत के बहुत अच्छे मित्र थे, इंदिरा गांधी जी के साथ बैठते थे पिताजी। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी 76 से 82 तक। 76 से 82 तक लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें 40 फ्लैट पिताजी ने अपने पैसों से भरे, 400 लोगों को फ्लैट दिलाए मयूर विहार। तो वो पैसा हमारे पिताजी ने जैसे किसी से लिया, सूद में लिया। हमारे लेडी हार्डिंग के ही उनके जो बॉस थे वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था आनंद देव गौड़, उस वक्त सोशल वर्कर थे। तो वो पैसे दे देते थे, लेकिन देते थे 10%। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और सबके पैसे भरे। और जब वक्त आया तो उन्होंने बोला हमें तो ये मकान चाहिए, हमें बेचना नहीं है। तो बौजुल कहो कि भैया जो आड़ चाचा है जाओ, पैस धीरे धीरे दे दिया, 10 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 20 इंस्टॉलमेंट में दे दिया, लेकिन आओ हम तो चाहते हैं कि आप लोग आए। तो उस वक्त 82 से 86 तक पिताजी ने कम से कम नहीं तो 40 लोगों को जिनके फ्लैट भरे थे उनमें से एक दो लोगों ने बेचा, अदरवाइज सब ने वापस ले लिया। तो उनका यहाँ आसियाना बन गया। आज वो लोग याद करते हैं कि गौड़ साहब ने पैसा भरा था, यार केले करो केले हो, छोड़ दियो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, तो बौजू हमर यस छी आप तनखाओ घर लिया छी नहीं, उन्हीं लिया छी घर पे जगह जरूरत है छी उन्हों के दीदी छी कि चलो यार ये इनको दे दो उनको दे दो। तो बौजू नाम प्रचलित छी। कैले गाय ले दी कि तू इला हमर पैस कहली, कैले के को सब दुख दर्द उनुला पर मन पार बजेबे। और 94 में जी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन 82 में मुझे दुकान लेके दी थी उन्होंने, तो उसमें मैं एज ए टेक्नीशियन काम करता था। छोटे छोटे पंखे रिपेयर करने, रेडियो रिपेयर करने, किसी का टेलीविजन रिपेयर करना, ये मेरे को काम बंबई में एक स्कूल था वहां बड़े भाई साहब ने सिखाया। डाटामेटिक्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, वो था। कोलाबा से हम जाते थे मैरिन रोड, वहां तक पैदल जाते थे और सुबह जाना शाम को आना। तो वो आपको जानचा बाजू के मेरे ख्याल ऐसा था जीवन जो है वो कटता जाता है, नैया चलती रहती है, जिंदगी चलती रहती है। तो 82 में मेरे पास एक लड़का आया, उसका नाम था दिनेश वर्मा, वो रेडियो आर्टिस्ट था। तो उसने पंखा रिपेयर करवाया, उसने बोला भाई मेरा पंखा रिपेयर कर दो। उसकी वाइंडिंग खराब थी, हमने वाइंडिंग ठीक करी। तो उसके बाद उनका बैरिंग खराब हो गया। मैंने कहा मैंने तो वायरिंग की गारंटी दी थी, वायरिंग की तो नहीं दी थी। चलो मैंने कहा कर देते हैं। पैस बहुत थी बजू पास, पैस बहुत थी, मतलब दूसरों की हमों का ज्ञान नहीं थी कि पैस कद आनी, लेकिन हम फ्री में भी लोगों के काम कर देते थे। तो वो पिताजी की भलाई हमारे काम आई। तो फिर शूटिंगों में मैं लाइटमैन का काम करता था। तो एक सीरियल
देखा होगा, वो धारावाहिक वो था अंतरिक्ष के ऊपर था, वो लूका वगैरह, तो उसमें हम लोग शूटिंग करते थे तो कम से कम 36-36 घंटे हम लगातार शूटिंग करते थे। धीरे 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 मुझे अभिनव चतुर्वेदी मिला। अभिनव ने बोला कि गोपाल, हम लोग एक स्टूडियो ले रहे हैं, स्टूडियो का नाम है कबूकी स्टूडियो। रोमेश शर्मा जिन्होंने हम पिक्चर बनाई थी उन्होंने, और ये अभिनव चतुर्वेदी ने, उनका स्टूडियो बोला कि हम लोग लीज पे लेना चाहते हैं, आर यू इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क? मैंने कहा सर आई कैन डू इजीली, लेकिन समय जो है ऐसा है कि हमारी तनख्वाह सही होनी चाहिए। तो 86-87 में मुझे 2500 रुपए का ऑफर आया। पहला जॉब था, बहुत अच्छा लगा। 2500 बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस टाइम। लोगों को लगता था कि यार, मतलब पिताजी निश्चिंत हो गए कि अब घर की कोई परेशानी नहीं है, गोपाल अब काम करने लगा है। मैं धीरे धीरे शूटिंग करता रहा, बहुत फिल्में की, बहुत सीरियल किए। 91 में एक गलती करी किसी राकेश खत्री नाम के व्यक्ति, जिसका टेक्सला टीवी में आता था, सर्व सांझी गुरबानी। तो उन्होंने, सर्व सांझी गुरबानी वाले ने डैनी साहब के स्टूडियो में, जो डैनी और रोमेश शर्मा जी का स्टूडियो था, वहां कुछ गड़बड़ कर दी। उनका एक डॉगी था, वो खत्म हुआ तो उन्होंने उठाया डॉगी को, वहां उन्होंने नीचे दबा दिया। वो बात रोमेश शर्मा जी को पता लगी, तो उन्होंने बोला कि यार गोपाल, यू आर द इन चार्ज ऑफ स्टूडियो, हाउ दे कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, सो यू हैव टू टेक डिसीजन। मैंने कहा सर आई एम नॉट योर एम्प्लॉय एटलीस्ट, अभी तो मैं अभिनव चतुर्वेदी का एम्प्लॉय हूँ, एंड ही इज पेइंग मी 2500 रुपीज है ना पर मंथ। तो हाउ कैन आई कैन गो, है ना, अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकता। तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगा, बिकॉज आई एम नॉट योर एम्प्लॉय एटलीस्ट, है ना। तो उन्होंने, रोमेश शर्मा जी ने और डैनी साहब ने उनको बुलाया, अभिनव को भी बुलाया, राकेश खत्री को भी बुलाया, बोला कि यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, गोपाल विल हैंडल कंप्लीट स्टूडियो एंड एवरीथिंग, सो डोंट प्लीज डोंट कम देयर। तो उनको बाय बाय कहा और मुझे स्टूडियो हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद उनका स्टूडियो कंप्लीशन नहीं था, उनका स्टूडियो कंप्लीशन नहीं था। कंप्लीशन के लिए नीरा यादव वाज एक्चुअली, उस टाइम जो चीफ थी वहां की नीरा यादव थी। तो नीरा यादव ने एक सिस्टम बनाया था कि यहाँ फिल्म सिटी वालों को जो प्लॉट दिए जाएंगे, दैट शुड बी कंप्लीट, एटलीस्ट 2 कमरे होने चाहिए, एक स्टूडियो होना चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस लैंड फॉर फिल्म, तो आपको ये चीजें चाहिए होंगी। तो किसी के स्टूडियो कंप्लीट नहीं थे, तो मैं भी वहां एक कमरे में रहता था, स्टूडियो कंप्लीट नहीं था, छोटा सा स्टूडियो था। तो मुझे यश चोपड़ा जी ने बोला कि भाई आप गोपाल गुलशन कुमार जी को बुला के लाओ, बिकॉज गुलशन कुमार 1 नंबर स्टूडियो था उनका, 1 नंबर था, सीनियर सुपर कैसेट का स्टूडियो। तो उन्होंने फिर गुलशन कुमार आने के बाद चला जाता था, काम तो कुछ होता नहीं था।
तो इतने लोगों का काम करते करते आज तक का एक स्टूडियो हम लोगों ने बनाया, जो एसपी सिंह जब खत्म हुए थे उसके बाद ये इस तरीके का माहौल हो गया कि आधे घंटे वालों को पूरा का पूरा चैनल मिल गया। तो आज तक ने मुझे एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर मुझे अपने साथ ले लिया 2001 में। ये फिल्मों का सिलसिला दाल 2001 तक काफी लंबा काम किया, तो ये सब चीज हो चुका था। उसके बाद मैंने चैनलों में काम किया एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर। मैं 2001 से 2006 तक आज तक में रहा। उसके बाद सडनली हमारे दोस्त थे वैभव तिवारी, वो उला हमारे पहाड़ों थी, लेकिन उनका बहुत नीचे की गोपाल पहाड़ी है, लेकिन उसने मुझे एज ए स्टूडियो स्टोर मैनेजर टेक्निकल का, जो जिसमें कैमरा वीसीआर वगैरह वगैरह जितनी भी हॉबीज होती हैं, इसका हेड बना दिया। तो मैं टाइम्स नाउ में एज ए स्टूडियो मैनेजर वहां ज्वाइन किया मैंने। टाइम्स नाउ का भी धीरे 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 अर्नब ने कुछ एक ऐसे पॉइंट पे दिल दुखाया जैन साहब का, कि उन्होंने बोला भाई हम लोग इको फ्रेंडली है, पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ सुनना नहीं चाहते, सो यू डोंट हैव टू स्पीक अगेंस्ट पाकिस्तान, सो बी प्रो, आप उनके साथ प्रो रहो और हमारे साथ जो है काम करना। तो उन्होंने बोला भाई मैं मुद्दे पे जाता हूँ, मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान इज डूइंग समथिंग रॉन्ग विद इंडिया, सो आई विल गो अगेंस्ट इंडिया, नहीं पाकिस्तान। तो ये इन बातों में उनकी बातें तू मैं हुई, उसने अपना चैनल अलग बना लिया, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भारत जो हमारे अर्नब गोस्वामी जी ने, उसके बाद अर्नब गोस्वामी जी उसमें चले गए और फिर हमारी जॉब चली गई, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती चली गई। तो समय गुजरता जाता है, इंसान बढ़ता रहता है, पता नहीं चलता कि हम वो बिस्किट बेचते थे या हम बिजली बनाते थे। टाइम्स लाइक ऑलवेज, मतलब इट चेंज ऑलवेज है ना, जैसे शरद ऋतु आती है, बरसात आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है जाता है। 18 में हमारी जॉब चली गई। 18 से हमने सोचा क्या करें, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाज माय एक्चुअली आईक्यू वाज वेरी नाइस, तो फिर मैंने अपने ही फ्लैट बनाने चालू किए, बेचने चालू किए। एक आध फ्लैट साल में भी बिक जाता था, तो साल का खर्चा निकल जाता था। तो ऐसे करते 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 अब सोचा क्या करें, तो फिर वही बचपन जो हमारा था, जो 86 में हमने कैसेट बनाई थी, ज्वाला जी थे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर, और वो आकाशवाणी के बहुत बड़े मतलब म्यूजिक डायरेक्टर बने। पहले तो श्री चंदोला जी थे, उमा शंकर चंदोला, उससे पहले कोई और थे, लेकिन ज्वाला प्रसाद जी आए जो कि हमारे मित्र थे। उन्होंने बोला कि मैंने कहा यार मैंने कुछ गीत बना रखे हैं, उनको गाना चाहता हूँ, 86 के बनाए हुए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई हम देंगे। उन्होंने सुना भी, तो उस टाइम में बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मेरा एक गीत था मुखड़ी छो जून जैसी ना, तो उसी के ऊपर कैसेट का टाइटल रखा गया जून जैसी मुखड़ी। तो वो था कि मुखड़ी छो जून जैसी लटकाई काई, हिरणी की आंखें तेरी कैले बनाई। तो ये मेरा पहला गीत जो था, यानी थी जो कि टीचर थी, और उसके बाद उसने, वो सेंट्रल स्कूल में टीचर थी, उनके पिताजी 6 लड़कियां थी उनकी, वंदना, अर्चना, बहुत सारी लड़कियां थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपके साथ गाएगी। तो वो पहला कैसेट बना जिसमें 8 गीत थे। उनमें मेरे मांगल्य थी, जा चेली जा 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 चेली जा जा पणे सौरा से सज गे छिडोली पटी गे बरा। तो ये सब चीज थी। आजकल बेटी आई हुई है, उसकी शादी भी हो गई है, तो आज आ रखी हो, कनाडा में है, एमबीबीएस किया उसने, कनाडा से इसको पढ़ाया मैंने, वहीं पे है। और दूसरी बेटी मेरी जो है वो पुणे में है, उसने जियोलॉजी से किया है और जीव विज्ञान के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ी एनजीओ है, उसमें वो अभी उसको गोल्ड मेडल मिला है। और बेटा जो है हमारा वो अभी 12वीं क्लास पास करके आर्किटेक्ट के लिए ही इज ट्राइंग समथिंग, एंड ही इज वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एक्चुअली। यदि कभी मौका रहा तो उनकी मैं आपको आर्ट दिखाऊंगा। तो ये है गीत। हमारे गीतों में मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से गीत गाता रहता था। मैंने नरेंद्र चंचल जी के साथ भी गाया है, मैंने रमेश सहारा जी के साथ भी गाया है,
मैं गुलशन कुमार के साथ था, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि मैं गीत गाता हूँ, नहीं तो फिर मेरा लाइन बिगड़ जाता, न मैं उधर रह पाता न मैं इधर रह पाता। तो उनको कभी नहीं बताया कि गुलशन जी मैं गाता हूँ। एंड गुलशन वाज एक्चुअली कमिटेड दैट कि गोपाल वंस आई विल कम फ्रॉम, जब मैं वापस आ जाऊंगा वहां से, कहीं जा रहे थे वो, शायद मुंबई गए थे, तो अगले दिन उन्होंने मणिरत्नम साहब का स्टूडियो है, लक्ष्मी स्टूडियो, जहाँ आप फिल्म सिटी आते होंगे तो वहां पे शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, तो वो स्टूडियो उन्होंने खरीद लिया था 7 करोड़ में। वो डील मैंने करवाई थी उनकी। तो मणिरत्नम का बेटा जो था वो मेरा दोस्त था, तो वो डील मैंने करवाई थी। तो वो गुलशन जी को मिला, उन्होंने बोला यू विल बी द स्टूडियो मैनेजर ऑफ आवर स्टूडियो। तो वो समय अगले दिन उनकी बॉडी ही आई, फिर उनके हम निगम बोध घाट गए, उनको जलाया, फिर उसके बाद उनके घर में झगड़े हुए, बहुत सारे झगड़े हुए। पद्म उनके पोडवाल जी के खातिर भी उन्होंने कुछ बदतमीजी की, लोगों ने, भाइयों ने उनके, ये सब होता रहता है। एक आदमी दूसरे आदमी से, चाहे वो भाई हो चाहे वो कोई भी हो, इतना सहायता नहीं करता, वो एक दूसरे की टांग ही खींचता है। तो ये जीवन जो है बढ़ता चला गया। मैंने एक गीत लिखा है, आजकल आप सबको सुनाता हूँ। ये मैं पांडवास से बनवाना चाहता हूँ, यदि ईश्वर ने चाहा और कहीं से कोई प्रोड्यूसर मिल गया, बिकॉज आई कांट एक्सपेंड सिंगल पेनी। अब कट टू कट हो गए हम, 8 साल है गई बिना काम करिए। तो मोहन दाई करेंगे इसका उद्धार। ये था कि गांव सब खाली है गई, बाट छे सोना सोना रे, लोग सब घर छोड़ी छोड़ी परदेसी बन गया रे। कि बचपन का खेल भूला, भूल गई स्कूल रे, हर पारी को पानी भूला, भूल गई घर कोड़ी रे, गांव सब खाली है गई, बट छे सोना सोना रे, लोग सब घर छोड़ी छोड़ी परदेसी बन गया रे। ये गीत मैंने पलायन पे लिखा है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे गीत नहीं चलेंगे, तो फिर बहुत सारे गीत है। मेरा एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो था कि मेरी पहाड़ की मातृभूमि, पहाड़ की भूमि में प्राणी छे म्यारे, गाड़ी गठारी योढ़ई ढुंगारी, मेरी पहाड़ की मातृभूमि। ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं। और आजकल समय मिलता है तो बंगाली प्रोग्राम, गढ़वाली प्रोग्राम, कुमाऊनी प्रोग्राम्स या हिंदी प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट। मैं भी गा लेता हूँ। जैसे एक गाना था तमिल का, बहुत ही प्यारा गीत था, 100 बार जन्म लेंगे, वो हिंदी में बना बाद में, कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा। इसका पहले तमिल था, वो था ओराइरम पार्वहिले, ओराइरम पार्वहिले, यन कादल रारदिवा, पुनमादल पुरदनिले, ओराइरम पार्वहिले। संगीत की शिक्षा मैंने गंधर्व महाविद्यालय से ली थी, और गंधर्व महाविद्यालय में एक बंगाली थी, उन्होंने एक सीरियल बनाया था लहर लहर संगीत, अजीत कुरैशी जी ने उसको किया था प्रोड्यूस। और उसमें ये था कि यदि आप पंजाब के हैं तो आपको तमिल गाना गाना है, और तमिल के हैं तो पंजाब का गाना है, राजस्थान के हैं तो कहीं और का गाना है। तो मैंने बंगाली गाना गाया था, उसमें लाउदी गाया था मैंने। लाउदी एक फल होता है, बड़ा प्यारा सा, लौकी बोलते हैं उसको। तो पचिंदा ढोल जसरो पे मुनी आखी मुनी ढोल जसरो तुम देखना लू, ये तो है टून 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 करवा बजानी। वो बजता है, लाउदी जो बजता है वो कलकत्ता के बहुत ही प्यारे लोकगीतों में आता था। तो वो रूना लैला ने गाया था कि लाउदी बनाई लाम डुगी डुगी सादर लाओ,
बनाइला मोरा बैरागी सदैला, बनाइला मोरा बैरागी। तो ये मतलब ये था कि मुझे एक लाउदीन है, ये जो लौकी है इसने मुझे बैरागी बना रखा है। इसको खाते भी हैं और इसको बजाते भी हैं। तो ये क्या है? ये ऐसी कौन सी चीज है कि ईश्वर ने बना दी और हमारे काम आ रही है? तो ये एक्चुअली छोटा सा गीत था। कभी हम लोग राजस्थान जाते थे तो उनका फोक गाते थे, अधिकतर वही वाला गाया करते थे कि पधारो मारे दी केसरिया बाल मोरा, पधारो मारा गाँव, गाँव रे पधारो मारा गाँव रे केसरिया। तो बहुत सारी लैंग्वेज में गा लेता हूँ, पंजाबी गा लेता हूँ, गढ़वाली गा लेता हूँ, कुमाऊनी गा लेता हूँ, सब गाता हूँ और सबके साथ बैठता भी हूँ, अच्छा लगता है। तो ये है जीवन का असल, क्या कहें इसका, मतलब समय बदलता रहता है, चीजें बढ़ती रहती है। एक दिन का वाक्य मुझे याद है कि एक सोमनाथ नागर थे जिनके फादर थे अमृतलाल नागर, जिनका सीरियल आपको देखा होगा आपने, वो आता था हवा महल, हवा महल आता था उनका। तो उनके बेटे थे वो, उनके लिए मैंने बहुत काम किया है, बहुत सी फिल्में की है, बहुत से सीरियल किए हैं। तो उसी के अंदर एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, उनका नाम था साजन दहलवी, जिन्होंने गाना लिखा था मेरी सुन ले दीन दयाल, मुझको कर दे माला माल मेरी लाटरी निकाल, मुरली वाले नंदा। तो साजन साहब जो थे रेलवे स्टेशन में कुली थे, साजन दहलवी रेलवे स्टेशन में कुली थे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कुमार सिनेमा के आगे रहते थे वो। तो उन्हें एक दिन आशा पारेख जी मिली, तो वो पहचान गए कि ये तो फिल्म आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम साजन है, मैं कुली का काम करता हूँ लेकिन मैं गीत लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला गीत तो लिखते हो लेकिन मुझसे क्या काम है? कहते काम आपसे नहीं तो किससे होगा, आप तो फिल्मों में इतने बड़े पौधे पे हैं, आपको दुनिया जानते हैं, तो आप मुझे किसी तरीके से चांस दिलवाएं। तो साजन भाई बताते थे मुझे, कहते गोपाल उस वक्त समय अच्छा था, बहुत प्यार था एक दूसरे के साथ, तो उनको मैंने उनसे उनका मेरा एड्रेस उन्होंने ले लिया। उस टाइम फोन हुआ करते थे टेलीफोन छोटे वाले जो घरों में लगे रहते हैं, अब तो हाथ में बात 20,000 40,000 लाख लाख के फोन है। तो वो उन्होंने नंबर उनको दिया, बोला कि मेरा नंबर है, आप मुझे फोन कर देना। खैर उन्होंने याद रखा, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी कलाकारा किसी ऐसे इंसान को याद रखे जो कि कुली है। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड आता था पहले 20 पैसे 15 पैसे का 10 पैसे का, उनमें लिख दिया कि आप बम्बई आइए, आपका गाना सिलेक्ट हो गया। तो ये वो बातें हैं जो कि लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की जो देन होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी के सहारे से वो काफी आगे तक जाते हैं। तो वो इस हिसाब से एक राइटर बने कुली होने के बाद। वो नागर साहब क्या मिले, और नागर साहब का बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट, उनका एक PL 170 स्कूटर आया होगा, उन्होंने गाड़ी चलानी आती थी उन्हें, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना नहीं आता था। उन्होंने बोला गोपाल तुम मेरे साथ चलो यार, वो स्कूटर लेके आना है। मैंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मेरी शूटिंग चल रही है, आप चले जाओ, उसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे गियर आप गाड़ी के बदलते हो और पैर से क्लच दबाते हैं, इसमें हाथ से क्लच दबाना है, इधर उधर घुमाना है, काम हो जाएगा। वो चले गए। अब क्योंकि वो गाड़ी चलाते थे तो एक जगह साइकिल पर कोई सामने से आ रहा था और वो अनबैलेंस हो गया और ये स्कूटर में ब्रेक दबाई और गिर गए। तो मुझसे बोले मुझे बहुत चोट आई है, तुम चलते तो मुझे सहायता मिल जाती। मैंने कहा हुआ क्या? कहते सामने से साइकिल वाला अनबैलेंस हो गया और मैं ब्रेक लगाया। मैंने कहा ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ? कहते मैं गिर गया। मैंने कहा क्यों गिरे? कहते अरे पैर नीचे नहीं रखा था भाई, हम तो गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट छोटे छोटे जो है जिंदगी में होते रहते थे, वो हमें बताते रहते थे। ऐसे कमलेश्वर जी
थे, बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने नसीब पिक्चर लिखी थी, तो उनके एक छोटे से इनॉग्रेशन में गए थे हम। उसमें सलमा सुल्तान, अरुण गोविल, ये सभी लोग आए थे। तो वो पार्टी चल रही थी जो अपना मेरिडियन में, तो मेरिडियन में पार्टी चल रही थी। उन्होंने अब सबको, कमलेश्वर जी के लिए पार्टी थी, कमलेश्वर जी बड़े सांवले और लगता नहीं है कि इतने बड़े आदमी होंगे, तो कभी कभी आदमी का रूप जो है, उनकी जो लेखनी है उसकी वजह से इतना बड़ा नाम था उनका कि वो रूप से मार खा गए। तो उन्होंने पूछ लिया, किसने, जो होटल का वहां पे दरबान खड़ा था, कि आप अपना कूपन दिखाइए कि आप अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस पे झगड़ा हो गया था और हम लोगों ने, सबने बहुत बोला, आई गड़बड़ है। आई बोलते हैं माँ को, तो बाबा जो बोलते हैं पिता को बोलते हैं, तो आई बाबा बोलते थे उनको। तो बोलते थे, कहते कि भाई कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ गलत नहीं पूछा, मेरी शक्ल ही ऐसी है, भाई मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं लगता हूँ कि मैं शायद छोटे खानदान से हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई आसपास का एम्प्लॉय बिजली वाला आ गया खाना खाने। तो उसने मुझसे पूछ लिया, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अरुण को और सलमा जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा नहीं, वी विल नॉट टेक सिंगल बाइट हियर, हम लोग यहाँ से जाएंगे, दूसरे होटल में बैठेंगे, वहां खाना खाएंगे। तो व्यक्ति का परिचय उसका चेहरा नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि व्यक्ति का परिचय उसका काम है, जिसका काम अच्छा है। अब पिताजी थे, पिताजी की आंखें, एक आंख गड़बड़ थी उनकी, है ना, लेकिन उनका सम्मान इतना था कि जितना 2 आंख वाले क्या 4 आंख वालों का नहीं था। तो ये कार्य के अनुसार इंसान का, जैसे मोहनदा है, मोहनदा से मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 3 साल बाद बात हो रही है, और अचानक इनका फोन आया कल चारू भाई घर में थे। चारू भाई यहाँ पे, हमने उनको इनवाइट किया हुआ था, फिर यहाँ से फिर गणेश भाई के पास गए, गणेश गौड़ जी के, तो उन्होंने भी यही ले लिया मयूर विहार फेज 1 में, उत्तरायणी के जो अध्यक्ष है, फाउंडर मेंबर है वो। तो उन्होंने बताया, कहते कि समय और इंसान का काम अलग अलग चीजें हैं, किसी को चेहरे से नहीं आंकना चाहिए कि हो गया। रविंद्र जैन साहब कितने बड़े नाम थे। रविंद्र जैन साहब, अभिनव चतुर्वेदी की शादी मैंने करी थी, मतलब उनका पूरा का पूरा डेकोरेशन मेरे हाथ में था। मॉडर्न स्कूल जो है वहां पर उनकी शादी हुई थी, और लड़की जो थी वो बहुत बड़ी नृत्यांगना है, बहुत बड़ी कथक और कुचिपुड़ी की बहुत बड़ी कलाकार है। तो उन्होंने मुझे बोला, गोपाल यू आर द की पर्सन हियर, तो सबका वेलकम आप ही करवाएंगे और आप ही यहाँ पे देखेंगे सब कुछ। बामण में आओ ना, अब बामण में आ जब मका कौन उनकी यार मैं बामण में आ रहा हूँ, गोपाल तो कत्ती में बामण लिवे आ। तो हमारे ये तो एक ढोंडियाल जी थी, गढ़वाल के हैं। मैंने उनसे बोला, यार इन बात है कि हमारे जो दोस्त है ना, उन्हें जो ब्याह चाह जब बामण अभी तक नहीं आई, मेरे को यार तुम है जा तुम। तो उन्होंने मेरे को सुना, कहते गोपाल मैं आ जाऊंगा। अब वो भी आ गए, उसकी जिस दिन बारात थी उस दिन बामण भी आ गए, तो दीदी बामण है गई। उनको अब क्या करूं, मैं अपने वाले को वाइंड अप करा रहा हूँ, डोंट वरी। आप अपने आ गए। अब अभिनव चतुर्वेदी के पिताजी जो थे वो प्रिंसिपल थे मॉडर्न स्कूल में, तो वो उन्होंने बोला, कहता कि गोपाल नाउ सिचुएशन इज वेरी ऑकवर्ड एंड ही इज फ्रॉम एक्चुअली उत्तराखंड, एंड हमारा ब्राह्मण जो चतुर्वेदी वो बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है। तो फिर उनको वाइंड करवाया, तो उस दिन मुझे खाना नहीं मिला, अभिनव की शादी में मुझे खाना नहीं मिला। तो मैं पीछे ही काका बैक साइड में, जहाँ मॉडर्न स्कूल है उसी के बैक साइड में होटल है बहुत सारे, काका के होटल चला गया, वहां बैठा। तो वहां मुझे रविंद्र जैन के भाई मिल गए। मैं गुनगुना रहा था कोई गाना, बहुत अजीब सा गाना, हाँ गुलाम अली साहब की गजल गा रहा था मैं, कि वो मेहंदी हसन साहब की, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए दिल ही मिलाने, इस तरीके का कुछ गाना, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए उस दिन मैं बहुत परेशान सा था, तो मैं ऐसे ही गा रहा था वहां बैठा बैठा। तो रविंद्र जैन के भाई साहब ने देख लिया, उन्होंने बोला हम एक भजन की बहुत बड़ी वो कर रहे हैं, एक सीरीज, ये मेरा कार्ड है, आप आना। लेकिन समय यदि साथ न हो तो कुछ नहीं मिलता, आपका समय भी सही होना चाहिए। कौन सा पैर आगे रखा था पता नहीं उस होटल में, मैंने वो कार्ड ही खो गया।
वो कार्ड खो गया और उसके बाद उनके भाई, और फिर मैं भूल भी गया। फिर बाद में ये जो अपने राही साहब है, चंदर सिंह राही, इनकी बेटी ने बताया कि वो मैंने कम से कम 150 भजन गाए हैं गोपाल। और पहली कैसेट जो मेरी बनी थी उसमें गीत था कि दीदे हो दीदे हो दीदे हो दीदे, ढेपुआ निछमा कणी ढेपुआ दीदे, ढेपुआ निछमा कणी ढेपुआ दीदे। तो इसमें वो लड़की जो थी वो गायिका वही थी, विद्योत्मा नेगी, कि निड्यूल 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 निड्यूल, आदत खराब थी के पैसे निड्यूल, ये बोलती है। फिर वो बोलता लोभन देता है, ले घाघरी दूल्हा आंगड़ी ले दूल्हा, खुट्यो किचन पट्टी ल्योला, मोजिया लियोला, नाक की नथुली ल्योला, नाक की नथुली ल्योला, नाक की नथुली ल्योला, कनफूला लियोला। पहली दीदे तो पैसे से ही तो आएगा सब चीज। तो इस तरीके के बहुत से इंसिडेंट होते रहे। मेरे ख्याल से समय कम है, 10 मिनट बचे हैं ना। बहुत सुंदर। आपको लग रहा है कि सुनते जाएं, रात भर सुनते जाएं, लेकिन समय की एक थोड़ा बाध्यता है हमारे साथ। हाँ, वो तो फिर कभी दोबारा आ जाएगी। मैं जो कोई हमारे कुछ साथ जुड़े हुए सभी कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं। वो भी अपने प्रश्न कुछ उनके मन में हो रहे होंगे तो वो भी पूछेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिल्मी जगत का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, उसकी लाइन गुनगुना देंगे। उसके बाद हम प्रश्न पर आते हैं। अभिनंदन, आपका स्वागत। मैंने रणधीर कपूर साहब से अवार्ड लिया था और वो गीत था संसार है एक नदियां, दुख सुख दो किनारे, न जाने कहाँ जाए। ये वाला गीत मैंने गाया था। वो था संसार है एक नदियां, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए, बहती धारे हैं, संसार है एक नदियां। ये गीत मेरा, उसमें मुझे काफी कुछ अवार्ड वगैरह मिला, बॉम्बे फिल्म वालों ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज को, बस उसको हाइड रखा कि आई एम नॉट अ सिंगर, मैं तो प्रोडक्शन कंट्रोलर ही हूँ। लेकिन मुंबई में एक चक्कर है, ललिता पवार जी की आंख खराब हो गई थी क्योंकि उसको थप्पड़ मार दिया था एक प्रोड्यूसर, बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। तब से उनकी आंखें, एक आंख आपने देखा होगा ललिता पवार जी की ऐसे ऐसे बंद होती। तो उसने बोला, उसने कहा कि भाई मेरी आंख जो है ना, ये आपने खराब कर दिया, मैं रोल क्या करूंगी। तो उन्होंने ये बोला कि तू ललिता पवार है और इस आंख की वजह से ही जानी जाएगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैर टूट गया तो क्या करूंगा, आंख गई तो क्या करूंगा। उसको उसी आंख की वजह से ललिता पवार को जाना गया। और वो जब भी कोई क्रूर रोल किया करती थी, अभिनय किया करती थी, तो उसकी आंखें हिलती थी, जो लोगों को बहुत अच्छी लगती। ये बड़ी बात थी। तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ईश्वर ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो उससे भी अच्छा होगा। चलिए, बहुत सुंदर। आज के इस साक्षात्कार के 55वें क्रम में आपका हमने बचपन से लेकर के अभी तक के जवानी तक के पूरे संघर्ष और आपका योगदान संगीत के लिए सब हमने सुना, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर तिलक राज जी जोशी जी जिसमें जुड़े हैं मुंबई से, दिल्ली से आदरणीय गिरीचंद बिष्ट जी, और दिनेश खोयाल साहब जुड़े हैं हमारे मध्य महेश्वर की पावन भूमि से, और आदरणीय बलदेव टमटा जी जुड़े हैं इसमें, गढ़वाल से जुड़े हैं, और खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं, राजू पांडे जी भी थे, अभी तो नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई प्रश्न ऐसे हो जिसके उत्तर संक्षिप्त में दिए जा सकें इस कम समय में, तो आप जरूर कुछ न कुछ अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जी। सादर प्रणाम। मैं दिनेश सिंह और द्वितीय केदार मधुमर घाटी से। गोपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पावन मंच जो मोहन जोशी
कीर्ति पटल है, बहुत बहुत स्वागत। आज मैं थोड़ा सा व्यस्त था, कहीं मार्केटिंग करना था, तो उसके कारण मैं प्रॉपर मतलब वीडियो पे कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आपको। और जब ये रिकॉर्डिंग होगा तो उसको हम सुनेंगे और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी जो हंसमुख चेहरा है वो हमेशा खिलता रहे, यही हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आप ऊंचाइयों तक बढ़े, ये शुभकामनाएं इस पावन मंच से। और आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं ध्यानपूर्वक बाद में सुनूंगा, क्योंकि मैं कहीं आउटसाइड हूँ जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, लेकिन कंटिन्यू फिर भी मैं जुड़ा था। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी लोगों से कि मैं वीडियो के माध्यम से फेस टू फेस नहीं आ पाया, लेकिन बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, ठीक है दिनेश जी, धन्यवाद आपका भी। गिरीश जी हमारे ऐसे लगते हैं जैसे चंद्रमणि जी थे हमारे, एक जिनको हमें कोई ट्यूशन पढ़ाते थे, उनका नाम था चंद्रमणि जी। तो वो जब हमें पढ़ाई नहीं करते थे तो हमें मच्छरों में बिठा देते थे, बैठो वहां पे। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मिस हो गया। गिरीश जी को देख के फिर दोबारा से वो प्रत्यक्ष हो गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। बलदेव साहब, गोपाल जी बहुत अच्छा लगा। आज एक मेरे परम प्रिय मित्र आनंददेव गौड़ जी के सुपुत्र को मैंने सुना, और वो जो आपका जो संघर्षमय जीवन, मैं भी वही हूँ जो आप हैं। तो मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 1974 में सेलेक्ट हुआ, ये वही थे। मोतीराम गौड़ जी, हाँ, और शंकर दत्त गौड़ भी थे। आपके और बिरादर देवीदत्त गौड़ जो इंडियन एयर इंडिया में थे, इंडियन एयरलाइंस में। ये सब आपके बिरादर थे, सब मुझे जानते थे, और मेरी रिश्तेदारी है उनके साथ, मेरी रिश्तेदारी है आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ लेडी हार्डिंग में जो कैंपस में मकान थे, मैं वहाँ घर में भी आया। वहाँ एक चंद्रमणि जी थे, उनसे बात आपके पिता एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट आदमी थे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, सबको खुश करने का प्रयास किया, कभी किसी को दुखी नहीं किया। आज वो कहते हैं फादर वर्दी सन, आप बिल्कुल उस योगी से आए और आपने संघर्ष किया है, वो उनसे भी ज्यादा संघर्ष है आपने किया, वो उससे आपने किया। मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और मुझे अपना नंबर दे दीजिए सबसे पहले, मैं आपसे बात करूंगा। मैं भी एक गीतकार हूँ, मैंने भी 10-12 गीत लिखे हैं, और 8 गीतों की एक सीडी बनाई है मैंने। तो सीडी बनाई तो मैं आपको गाना कभी सुनाऊंगा, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता। मेरा नंबर 991111 8240 8240। मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा, ठीक है। 9911318240। जी आदरणीय मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे बड़े भाई थे आनंद गौड़ जी, और वो उनके बेटे सब। मैं आया मयूर विहार, आपके घर पे आया हूँ मैं। तो आज का कहाँ रहते हैं? मयूर विहार में कहाँ रहते हैं? मयूर विहार में ही है। बहुत बढ़िया। मैं तो 2007 में रिटायर हुआ हूँ, तो आप मेरे पुत्र के समान है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आदर सुना। जो लोग जानते हैं पिताजी को, उनको मेरा बहुत सादर प्रणाम। आप सभी को सादर प्रणाम। गलतियां होती हैं, लेकिन समय जो है सब सही करता है। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे प्रथम तो मैं मोहन पटेल का धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी कृपा से आप जैसे विभूतियों का हमें दर्शन होता है। और आपने जो अपनी कहानी बताई वो बड़ी संघर्षमय रही और रोचक रही। मुझे बड़ी प्रसन्न हुई कि आप जैसे लोगों का साक्षात्कार होने से हमें बहुत खुशी होती है। और जो आदमी संघर्ष से पीछे नहीं मुड़ता, उसका कदम आगे बढ़ते बढ़ता है, और अच्छा जीवन या अच्छा या बुरा वो अनुभव को सीखता है। जी। धन्यवाद। नहीं, मैं खिलारन जी आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ भी संघर्ष नहीं किया। कारण ये है कि वो खेल में होता चला गया, और ये बहुत अच्छा लगता था मुझे कि चलो हाथ जाओ घर बैठ जाओ, तो ये तो सकता है कि अपना कदम बढ़ता रहे।
मतलब जो भी किया उससे 1000 गुना मिलता चला गया। तो वो एक संघर्ष नहीं, वो एक समझ लीजिए कि प्रगति का एक रास्ता था, वही उसी वजह से हम बढ़ गए। वही है सर, हाँ, संघर्ष है कि जिसका कदम जिन्हें बढ़े अपना कदम बढ़ता जाए। बिल्कुल वही तो बिल्कुल। और बाकी आप इस बार आप नई बात दिखाई दी हमें। हाँ, मैं बताऊं आपको, मैं 36 साल बाद इस आप लोगों से फिर मुखातिब हुआ हूँ। कारण ये है कि मैं 36 साल पहली फिल्म मतलब सब छोड़िए, सबों से पहले मैं कुमाऊनी पिक्चर बनाई थी जिसमें मैंने गाने का कंपोजिशन भी की थी, लेकिन उन लोगों ने जो मेरा दिल तोड़ा, तो फिर मैं कभी उत्तराखंड के पिक्चर न गाने किसी तरफ गया ही नहीं। मैंने कहा सबसे अच्छा जीवन है अपने घर की रक्षा करो, सुरक्षा करो, और किसी से मिलो ही नहीं। तो मैं लुप्त हो गया। ये है। समझ की आदमी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी ने खा ले रही, तिलक जी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से, उनको मेरा प्रणाम है। कुछ बोलना चाहते हो तो बलदेव साहब प्रणाम है। मैं श्री गोपाल गौर जी को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मैं प्रणाम तो आप पूजनीय है। संघर्ष करते हुए आपने सफलता प्राप्त की है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैंने संघर्ष नहीं किया, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं, वाकई में आप तिलक जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लोग जाते हैं ना खेलने, हम खेलने जाते थे जिंदगी को, और पता नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हम तो 36 साल शिक्षक रहे, उसके बाद भी इतनी सीख नहीं सीख पाए जो आपने सीखा है। जो भी आपने सीख दी पॉइंट किया, कहना तो यही संघर्ष दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो आपने कहा कि व्यक्ति का चेहरा नहीं उसका काम देखा जाता है, यही बहुत बड़ी बात आपने कही। आपके हर बात मतलब व्यवहारिक है, और वे प्रेरित करते हैं हमें कुछ सीखने को मजबूर, अनुकरणीय है। ये सब कि वे अनुकरणीय है आपके हर वाक्य। और दूसरा आपने समय साथ में हो तो कुछ नहीं मिलता, बहुत बड़ी बात कही। और ये अनुभव भी हर एक किसी का होगा, लेकिन आपने जितनी सहजता से इन चीजों को लिया है, इन चीजों का अनुभव किया है, तो वह आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है, परिलक्षित करता है। और तीसरी बात, चौथी बात आपने कही कि कभी हतोत्साहित होकर अपने स्वप्नों को न छोड़े, बढ़ते चले। तो यह चार बात आपने जो कही, वो मैं कह रहा हूँ 36 साल पढ़ाने के बाद भी इस रूप में उसको मैं समराइज नहीं कर पाया जिसे आपने समराइज किया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। और आपके साथ ही साथ में श्री मोहन जोशी जी को भी प्रणाम करूंगा कि जो इतने अद्भुत और विशिष्ट लोगों को हमारे सामने लाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी कुछ सीखें और कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। मैं एक छोटा सा आपको एक वो बताना चाहूंगा, बलदेव जी आपसे बात करता हूँ। मैं जब पहली बार फिल्म सिटी में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो अभिनव चतुर्वेदी खड़े थे, रमेश शर्मा थे, डैनी साहब थे, और राकेश खत्री थे जो टेक्सला टीवी के, मैंने बताया था आपको कि वो सर्वसांची गुरबानी के प्रोड्यूसर थे। जब वो बैठे हुए थे, अगले दिन कम से कम 30 लोग आने थे जो कि फिल्म सिटी से थे, जैसे गुलजार साहब थे, और बहुत सारे लोग, एक कैलाश नीलानी थे, और बहुत से लोग थे जो कि जानी मानी हस्ती थी। मुझे रमेश शर्मा जी ने फोन किया, कहते गोपाल आपको कल ये 30 लोग आएंगे, इनका इंतजाम करना है। तो मैंने कुर्सियां वगैरह तो टेबल वगैरह तो मना लिया था, लेकिन गर्मी के बहुत दिन थे, तो मैंने 4 घड़े मंगाए थे, बड़े घड़े, क्योंकि फ्रिज था नहीं वहां। अब हम प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, तो हम तो फिल्मों में कैसे हमें किसको मैनेज करना है ये सिखाया जाता था। तो बड़े घड़े ले आया था मैं 4, उनमें हमने बर्फ डाल के, किसी में कोल्ड ड्रिंक, किसी में बियर, किसी में जो जिसको चाहिए उस हिसाब से रख दिया था। उस दिन मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए,
क्योंकि 10वीं क्लास के बाद मैं फिल्मों में आ गया था, तो उसके बाद मैंने विशारद किया। तो ये एक बड़ी बात होती है कि जब लोगों को सामने देखा, मैंने कहा मैं तो भाई पता नहीं कहाँ हूँ, कहाँ हम लोग थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये एक समय के अनुसार इंसान खुद सीख जाता है दिनेश जी। ऐसा मेरे अंदर कोई स्पेशल कुछ नहीं है, बस आंख खोल के रखी इतना था। जी बलदेव साहब बताइए। नमस्कार, प्रणाम आपको, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं कोडियाल साहब, बिल्कुल उनका दूसरा रूप है आप। साहब बहुत आनंद आया सुन के, लेट भी हो गया था आज, देरी हो गई थी आने में, पर इनकी शान में भी चंद लाइनें बोल देता हूँ, और क्या कर सकते हैं। जगह मिले किसी महफिल में, यही फरियाद थी दिल में। जगह मिले किसी महफिल में, यही फरियाद थी दिल में। कब किसको सुनाते हम, बड़ी खैरात थी दिल में। कब किसको सुनाते हम, बड़ी खैरात थी दिल में। पथिक अकेला था पथ में, बहुत सफर लंबा था, बड़ी मुश्किल लगता था पहुंचना मंजिल में। क्या बात है, क्या बात। पथिक अकेला था पथ में, बहुत सफर लंबा था, बड़ी मुश्किल लगता था पहुंचना मंजिल में। जगह मिले किसी महफिल में, यही फरियाद थी दिल में। कब किसको सुनाते हम, बड़ी खैरात थी दिल में। क्या बात है, क्या बात। एहसान पटल तेरा, एहसान पटल तेरा, हल्का दर्द किया मेरा। ये मन करे मंथन रातें और दिन में, जगह मिली महफिल में, यही फरियाद थी दिल में। क्या बात है, क्या बात। अद्भुत आनंद लिखने में, अद्भुत आनंद लिखने में आता, तारों की झिलमिल में। सागर की सभी लहरें कहाँ मिलती हैं साहिल में, कहाँ मिलती हैं साहिल में। जगह मिली किसी महफिल में, बड़ी फरियाद थी दिल में। अब किसको सुनाते हम, बड़ी खैरात थी दिल में, बड़ी खैरात थी दिल में। आपके इस गीत से आपने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने एक बार कोश्यारी साहब आए थे, तो एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, तो हमारे लोगों की एक इसमें मेंटालिटी भी समझ में आती है कि क्या है, और एक ये भी समझ में आता है कि उसकी मेंटालिटी छोड़ दो, उसकी जो है हो, हमें जो करना है वो करना है। तो कोश्यारी जी जब जा रहे थे, तो मैंने कोई म्यूजिक डायरेक्टर से, नाम नहीं बोलना चाहता मैं, उनसे बोला कि आप सापा सा दे दीजिए, तानपुरे का स्वर दे दीजिए, मुझे कुछ बोलना है उनका गीत के रूप में। तो एक बहुत बड़े हमारे कुमाऊं के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मना कर दिया, सिर हिला दिया दूर से कि इनका गाना मत बजने देना। खैर मैंने देख लिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने माइक पकड़ा और वही वाला गीत जो गाया था कि घर निछो नर लीजिए आसमान छो, ये दूसरा गीत है सर। तो इसमें ये था कि घर निछो नर लीजिए आसमान छो, यो धरती हमारी माता समान छो, यो धरती हमारी माता समान छो। कि घर निछो नर लीजिए आसमान छो, यो धरती हमारी माता समान छो। तो जो अवसर होता है ना, ये मिट्टी में हमेशा मिलते हैं, निराशाएं नहीं होनी चाहिए, अवसर मिलते रहते हैं, बस उसको पहचानना हमारे हाथ में नहीं है। वो समय आता है, भगवान बोलता है कि भाई ये तेरा समय है, वो हिंट देता है, तो हमें उसको पकड़ना पड़ता है, वरना नहीं। फिर कोश्यारी जी ने एक बार, मैं बम्बई गया तो राजभवन बुलाया, फालतू ही था, हमारे तेजा बहुत तेरे को सुनना है मैंने। तो उनको एक तो मैंने ये सुनाया था कि घर नीचे, और एक वो लिखा था जो पालायन पे मैंने गीत बनाया है, तो वो उन्होंने सुना। तो ऐसा नहीं है, समय मिलता रहता है, बस हमें पहचानना पड़ता है, वरना सब चला जाता है। जैसे पश्चिम में नॉक करो ने,
कोई नौकला करो जब वो पौत लाग जाल तुमको बुखार आल जब वो पहले पौत लाग जाल कि तुमको बुखार आनी चाहिए ये उस काम नहीं कर रहा लेकिन हम कर लेते हैं तो बुखार आ जाता है। तो परिस्थितियां जो है बना भी देती हैं, परिस्थितियां बिगाड़ भी देती हैं। हमारे साथ के जो दोस्त थे जिन लोगों ने हमारे साथ पढ़ाई की थी वो ठेला चलाते थे, सब्जी बेचते थे, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं उनके पास हमेशा जाता था। जब मैं अच्छी जगह भी पहुंच गया तो मैं रोज साग लिया अपने दोस्त के पास जाती हूँ कि यार सब्जी लेने जाओ। पृथ्वी ने वहां पे दुकान लगा रखी होगी, नाम पृथ्वी था उनका और बहुत सुंदर थे। एक दोस्त होता था यशपाल, नाम यशपाल, लेकिन वो अदरक बेचता था। तो समय और नाम जो होता है ना वो समय का मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो यशपाल बन सकता था लेकिन उनमें से आगे भी चल रहा हूँ, भूल गया वो। तो समय उसको मिला था, उसको नॉक हुआ था कि भाई दिस इज योर टाइम, बट आपने मिस कर दिया। तो निराशाओं में कुछ नहीं रखा है, हमेशा बलदेव जी आशा में रहना चाहिए। आपने अपना जीवन बड़ा अच्छे से बिताया है, तो आपकी कविता में निराशा थी तो निराश मत होइए। आज आपको हम सुन पा रहे हैं, इससे बड़ा बहुत बड़ा ये समय है। मोहनदा की वजह से बहुत अच्छा लगा। मोहनदा बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय गोपाल चंद्र गौड़ जी, मैं आपको प्रणाम करनो। यो उत्तराखंड की भूमि बटी आपको हमारा ये माटी बटी खिली हुई एक सुंदर पुष्प और बम्बई से को जुड़ रही कम से तुम बम्बई बटी हमार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी छन, ये चंपावत तक छानो जी। अच्छा 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 तो रिटायर। अच्छा चंपावत तो अभी हमारी एक बहन गई थी सुशीला रावत, उन्होंने फिल्म बनाई थी तो वहीं पे उन्होंने शूटिंग वूटिंग की थी। जी जी तो गढ़वाल से शायद तो हमारे घर ना आई हो पैती। हाँ हमारे घर आई थी वे पैती में। अच्छा अच्छा चंपावत में गांव है 3-4 किलोमीटर दूर फुंगल के नजदीक। तो शूटिंग वाले वहाँ आए थे पैती में, तो हो सकता है वो आई हो। तो हमारे डॉक्टर तिलक राज जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और उनके साथ जुड़ी हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल आदरणीय चंपा जोशी जी। दोनों का आशीर्वाद प्रणाम चंपा जी को मिलता है। बहुत अच्छा लगा। आपका तो स्वरूप ही ऐसा लग रहा है कि वाकई में अध्यात्मिका जो है भगवान का ही स्वरूप होते हैं। बहुतों को आपने आगे निकाल दिया होगा, कोई कथानल कोई कथानल ठुल जागपान, लेकिन अध्यापक एक ऐसा है कि जिसको संतोष रहता है कि मेरे बच्चे यहाँ चले गए, मेरे बच्चे। अच्छा, हमारे अध्यापक हैं दयाराम जी, उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई थी और वो हमारे पेंसिल लगा देते थे यहाँ, जोर से दबा देते थे जब हम बोलते थे। हिंदी हमारी और शार साका गड़बड़ रहा ही हमेशा, और साका शाका जी थी और शाका साका जी, तो वो इस चक्कर में बहुत पिटाई भी होती थी। हम उनके पैर छूते तो वो शर्माते थे कि यार गोपाल तू इतना बड़ा हो गया, बुढ़ा होने वाला, तू 55 साल का हो गया, पैर क्या छूता है। मैंने कहा भाई ये आपने हमें क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, वो क्या हमारे अंदर आया वो ईश्वर जानता है। ये इसलिए पैर छूते हैं क्योंकि हम तो जानते नहीं, हमें तो सभी टीचर मारते थे, लेकिन टीचर क्यों मारते थे और हम कैसे हम ऐसे बने, इतनी आप यकीन नहीं मानोगे। बम्बई में हमारे को शराबी भी मिलते थे, औरतें भी मिलती थी, लड़कियां भी मिलती थी, हम चाह नहीं पीछी शराब बहुत दूर एक बात छू, चाह नहीं पीछी और बीड़ सिगरेट हमारे लीजिए अच्छी की कहा और पीड़म हमारे बाजू बहुत भल छी, वो गिरीश जी जानते होंगे तो वो उन्होंने बोला गोपाल पीना है तो मेरे साथ पियो, किसी के साथ मत पीना। बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल चंद गौड़ जी, मैं बहुत धन्यवाद करनू। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका भी आशीर्वाद इस पटल को। अरे गोपाल दा प्रणाम, मगर पहचान से तुम गोपाल गौड़, आपसे मिला हूँ मैं उप्रेती जी के साथ, मोहन उप्रेती जी के साथ मिला हूँ मैं। धन्यवाद साहब आपको। हाँ, मैं सड़मुखानंद हॉल में जब पहला गीत उन्होंने गाया था ना, अपने हिमांशु जी ने भी गाया था और ये भी गए थे, क्या कहते हैं आपके ये इनका राही साहब, तो इन्होंने वो वाला गाना गाया था जो वो अंधा सूरदास गाया करते थे, एक बहुत ही प्यारा गीत गाया करते थे। उसमें वो शिक्षा भी देते थे, रूट भी बताते थे, वो सब कुछ बताते थे उसमें। तो उन्होंने वो गाना शगड़ल भाई ये भाई वो भाई है, पता नहीं इस तरीके से बोलते थे वो और फिर सबको समझाते थे। प्रणाम गोपाल दा। तो मन कर रहा है कि रात भर आपको सुनते रहें। आज के ये कार्यक्रम
को सुंदर बनाने के लिए मैं समस्त कृतिकारों का चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय गोपाल चंद्र गौड़ जी का। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस पटल के लिए समय निकाला और हम सबका ज्ञान वर्धन किया और एक प्रेरणादायी। मोहन जी 2 शब्द कहना चाहता हूँ जी कि मोहना तुमने कमाल का रखा है, मुझे बिछड़ों से मिला कर रखा है और ये पटल को मैं नमन करता हूँ। कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं यार, पूरी पूरी प्रशंसा कर, सारे हर एक आदमी आपकी प्रशंसा करता है। ये मेरे परम प्रिय मित्र आनंद देव जी के पुत्र हैं। आज इनको देखा, हंसते हुए देखा और बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। मैं घर में आया था आपके और बहुत, अब क्या बताऊं आपको, मैं कुछ आपसे बात करूंगा फिर पूरी कथा सुनाऊंगा। धन्यवाद। अब हमारे पास समय नहीं है तो समय की बाध्यता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए और फिर नहीं मिलती है कुछ सौगातें खुशी की जानकर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। आग कर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए और दर्द सीने में छुपाकर रास्ता कट जाएगा, अपने चेहरे पे शिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने सपनों और अपनों को न पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सभी को मेरा भी प्रणाम। गिरीश दा, गोपाल दा, मोहन दा, बलदेव जी, कालजी, ताली जी, तिलक साहब, दिनेश भाई, प्रणाम सभी को। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहन दा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अब जाकर पहुंचा हूँ, अगर 1 मिनट और समय देंगे तो बेटर रहेगा, बस 1 मिनट। जी दिनेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बस 1 मिनट, बस 1 मिनट का समय, कोई बात नहीं। ऐसे आदरणीय लोगों के साथ मिलने का मौका बहुत कम मिलता है और मैं भी अभी भाग भाग के आया हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा और मैं सुनता भी हूँ दोबारा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और इतना मतलब कि बेचैनी हो रही थी कि मैं कब घर पे पहुंचूं और कब सब लोगों के साथ फेस टू फेस मिलूं। तो बस यही है कि ये सभी महान कलाकार जितने भी हैं हमारे इतने आदरणीय हैं कि सारे देवभूमि उत्तराखंड के हैं और मैं बस 2 लाइनें गाकर फिर हम आज की समापन करेंगे। तो अभी घर बाहर से आ रहे हैं तो थके आ रहे हैं, सुनिए। धरती हमारा गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी चा, हो कतगरों तेली स्वाणी चा। 5 बदरी 5 केदारे 5 प्रयाग यक छिन, 5 प्रयाग यक छिन। 5 पांडवों भी ऐन यक, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छिन यक ताल छिन, मठ यक महान छिन, मठ यक महान छिन। काल सहस्त्र घाटी फूलों के समान छिन, हो धरती हमारा गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी। दिनेश जी बहुत अच्छा स्वर है आपका, स्वर बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर लगता है आपको गाना सुन के। समय अब बहुत बहुत आभार आदरणीय को सलाम है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। दिनेश जी की तो आवाज बहुत अच्छी है और जीवन में कभी मिलेंगे तो दिनेश जी आप आइएगा दिल्ली, डेफिनेटली वी विल डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भागती भागती आवाज है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन के लिए हम
हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन उज्जवलमय हो। बहुत बहुत प्रणाम और सभी लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अगले कार्यक्रम में भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे सभी लोग। तो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।